हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर डेमोक्रेसी के ऊपर है, इसके उद्भव और विकास के ऊपर। ये किस तरीके से इसका डेमोक्रेसी का उद्भव होता है और किस तरीके से डेमोक्रेसी का विकास होता है, इस पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। मैं लेक्चर दूंगा आप लोगों को। इस पर नोट्स बनाइए और कोशिश करिए कि समझिए आप इस चीज़ को कि ये क्या डिस्कोर्स है इसका लोकतंत्र का। देखिए, यहाँ पर आ रहा है लोकतंत्र या प्रजातंत्र की अवधारणा और विकास। देखिए, लोकतंत्र जो है वो अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी से बना है, और ये डेमोक्रेसी जो इंग्लिश वर्ड है, इसकी जो उत्पत्ति होती है ये ग्रीक शब्द एक है डेमोस, उससे होती है। और डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण या जनता। ठीक है, यहाँ डेमोस के साथ क्रेसी शब्द को या क्रेशिया शब्द को जोड़ दिया जाता है, और क्रेसी या क्रेशिया शब्द का अर्थ होता है शासन। ठीक है, इस तरीके से डेमोस प्लस क्रेसी या क्रेशिया, है ना, ये दोनों शब्द मिलकर अंग्रेजी का डेमोक्रेसी शब्द बनाते हैं। अब इसकी जिस तरीके से डेमोक्रेसी का हम लोगों ने मतलब समझा कि डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेशिया या क्रेसी का अर्थ है शासन, तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता का शासन। मतलब ऐसा शासन जहाँ जनता ही सब कुछ होती है, सर्वे सर्वा होती है, ऑल इन ऑल होती है। यहाँ पर जो प्राचीन एक यूनानी चिंतक हैं वलियान, ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्रीय शासन वो होगा जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो। ये वेलियन परिभाषा देते हैं। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी इसी तरीके की परिभाषा को चुनते हैं, और एक तरीके से उनका भी यही मानना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो लोकतंत्र की ये दो परिभाषाएं जो पुरानी है थोड़ी, लेकिन अभी भी रेलेवेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, लोकतंत्र में जो सत्ता का अंतिम सूत्र है वो जनता के हाथ में होता है। इसका मतलब क्या है कि ये लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोक सहमति की आवश्यकता होती है, पब्लिक ओपिनियन की आवश्यकता होती है, और यहाँ डिसीजन मेकिंग जो है या निर्णय जो है वो जनता की सहमति से लोक हित में ही लिए जाते हैं, जनहित में लिए जाते हैं। ठीक है, और इसके जो जनरली चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो जनता के लिए इस तरीके के निर्णय लेते हैं, वो या तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। ठीक है, तो ये चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता के लिए लोकहित में कुछ नियम कानून ये सारी चीज़ें बनाते हैं, और जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन संबंधी जितने भी निर्णय हैं वो स्वयं जनता द्वारा ही लिए जाते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ठीक है, जबकि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें जनता की भागीदारी जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, अब ये एक तरीके से जो ये पूरा का पूरा डिस्कोर्स आ गया कि प्रजातंत्र क्या है, तो इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से सामने आती हैं। एक ये कि उसकी परिभाषा क्या है, और दूसरा कि किस तरीके से लोकतंत्रीय शासन प्रणाली चलती है। तो जनता के द्वारा चलती है, और जनता कैसे चुनती है, तो जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधियों को चुनती है। किसी भी, वो संसद हो या सीनेट हो, है ना, वो कुछ भी हो, वहाँ उनके लिए वो नियम कानून ये सब बनाते हैं। अगला हमारा हेडिंग है लोकतंत्र की विकास यात्रा। देखिए, लोकतंत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि राजनीतिक विचार जो दूसरे हैं, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, है ना, वो उतना ही प्राचीन ये भी है। अगर हम प्राचीन यूनान की बात करें तो वहाँ पर एक तो थिंकर आते हैं वलियान, है ना, वलियान और दूसरे थिंकर्स ने लोकतंत्र से संबंधित कुछ विचार दिए, और उस समय जो व्यवस्था थी वो नगर राज्यों की व्यवस्था थी, जहाँ पर राजशाही या मोनार्की, कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी
है ना, ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये सभी शासन व्यवस्थाएं वहाँ पर मौजूद थीं प्राचीन यूनान में। ठीक है, जब विकास यात्रा की बात करेंगे तो प्राचीन यूनान की अवधारणा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो उस समय ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं जो थीं या राजनीतिक शासन व्यवस्था जो थी ये मौजूद थी। लेकिन जो आजकल का हमारा लोकतांत्रिक शासन है वो लोकतंत्र की परिभाषा प्राचीन यूनान में बिल्कुल अलग थी। देखिए, उस समय जो है वो नागरिकता का दायरा बहुत सीमित था, और जो ये नागरिकता का दायरा है, इस दायरे में स्त्रियां, दास, है ना, या फिर ऐसे व्यक्ति जो समाज में कुलीन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ये सभी लोग नागरिकता से अलग कर दिए जाते थे। जबकि ये समाज में बहुसंख्यक जनसंख्या थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को प्राचीन जो यूनानी नगर राज्य थे वो बाहर कर देते थे, और शासन कार्य में सिर्फ वही व्यक्ति भाग ले सकता था जो नागरिक हो। तो नागरिकता जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत सीमित लोगों को मिली हुई थी, बहुत लिमिटेड लोगों को मिली हुई थी, और 90% के आसपास जो पॉपुलेशन थी वो नागरिकता से बाहर थी। तो इस तरीके से जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य में लोकतंत्र की अवधारणा थी वो बहुत सीमित थी, बहुत लिमिटेड थी, और इसीलिए इसे वर्गतंत्र मतलब एक क्लास स्ट्रक्चर का एक रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, और उस दौर में नागरिक जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेते थे, इसीलिए इसको लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। अब नागरिक कौन है आपको पता चल गया, बहुत लिमिटेड लोग, वही जो कुलीन हैं, जो पढ़े लिखे हैं, है ना, जिनके पास पैसा है, जो दूसरों से थोड़ा अलग हैं, जो श्रेष्ठ हैं, तो उन्हीं को नागरिकता मिली हुई है, इसलिए वो प्रत्यक्ष भागीदारी किया करते थे। देखिए, इसमें जो अगला हमारा आ रहा है वो दो विचारक हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल, इनके ऊपर बात करते हैं। तो यूनानी नगर राज्य में शासन तंत्र जो थे उनकी विविधताएं जो थीं उसने प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों को अपने विचार रखने के लिए मजबूर किया। ठीक है, और उन्होंने श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है इस पर अपने विचार रखे। ठीक है, अब प्लेटो जो है वो ज्ञान के शासन, रूल ऑफ वाइज, इसका समर्थन करते थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था। उनकी नज़रों में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो व्यक्ति एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के जरिए आया है, जिसके पास हर विषय का ज्ञान है, जिसके अंदर ज्ञान लेने की प्रवृत्ति है, ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति राजा बनना चाहिए। अगर क्योंकि वो बाकी जो दूसरे तरीके के व्यक्ति हैं उनके ऊपर वो अच्छी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर पाएगा और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। प्लेटो का जो ये धारणा थी फिलोसोफर किंग की, इसके पीछे जो कारण था वो यूनान में उस समय जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी वो था, और उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए प्लेटो फिलोसोफर किंग का पूरी तरीके से समर्थन करता है, ताकि जो झूठ है, उस समय यूनान में झूठ बिल्कुल फैला हुआ था, वो ख़त्म हो जाए, और जो कोई करप्ट लोग, भ्रष्टाचारी लोग शासन कर रहे हैं उनका शासन खत्म हो जाए, है ना। और जिस तरीके से जो एक तरीके से लोकतांत्रिक शासन था वहाँ पर, तो वो जो लोकतांत्रिक शासन आज के लोकतांत्रिक शासन से ऑब्वियसली अलग, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग ही उसमें भाग ले रहे हैं, तो उसकी वो आलोचना करते हैं और फिलोसोफर किंग के सिद्धांत को लेकर आते हैं और उसी को वो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं। ठीक है, कि शासन जो है, प्लेटो ये कहते हैं कि योग्य व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं, जो अपने भाषण के जरिए जनता का ध्यान भटका सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से मन मुताबिक बात करके या कोई अच्छी बातें करके वो जनता को बेवकूफ़ बनाकर शासन हासिल कर लेते हैं। प्लेटो का ये मानना था कि जनता जो है वो अशिक्षित होती है,
इसीलिए उसे बेवकूफ़ बनाना या मूर्ख बनाना आसान होता है। इसीलिए वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को गलत मानते थे और कहते थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और एक तरीके से वो फिलोसोफर किंग का समर्थन करते थे। दूसरे विचारक आते हैं इसमें अरस्तु। देखिए प्लेटो जो है वो, अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे, और लोकतंत्र के जो विचार अरस्तु दे रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत से लोगों के शासन, है ना, ये माना जाना चाहिए कि जहाँ बहुत से लोग शासन व्यवस्था में भाग ले रहे हैं वही लोकतंत्र है। लेकिन उनका ये मानना था कि समाज के बहुसंख्यक लोग गुणहीन और धनहीन होते हैं, मतलब उनमें कोई क्वालिटीज़ नहीं होती, उनके पास कोई पैसे वगैरह नहीं होते, है ना, और ना ही उनके पास कोई लॉजिक होता है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति शासन के लिए योग्य नहीं होते हैं, और इसीलिए बहुसंख्यक वर्ग मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है उसको अरस्तु शासन के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। और उनका ये तर्क है कि समाज में बुद्धिमान लोग या पैसे वाले लोग या तार्किक लोग, लॉजिकल लोग बहुत कम होते हैं, और ये जो बुद्धिमान लोग हैं इन्हीं को शासन करना चाहिए, और अगर ये शासन करेंगे तो ऐसा शासन उत्तम माना जाएगा। और इस तरीके के शासन को अरस्तु कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अरस्तु कुलीन तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर वरीयता देते हैं। ठीक है, और ये मानते हैं कि कुलीन तंत्र में ही एक अच्छी शासन व्यवस्था विकसित हो सकती है। तो ये प्लेटो और अरस्तु के विचार हैं। देखिए जनरली अगर हम लोग बात करें लोकतांत्रिक शासन के प्रकारों की, तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं। वो ये है कि लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है, नीति निर्धारण करती है और कानूनों का निर्माण करती है। इस प्रकार की जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ये जनरली कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में पॉसिबल हो पाती है। बड़े राज्यों के लिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होती। एकमात्र राज्य है पूरे विश्व में स्विट्जरलैंड जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। दूसरे में आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए इसके अंतर्गत जनता शासन में खुद भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है चुनाव के द्वारा, और कानून बनाने और उसे लागू करने का काम वो अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही तय करती है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो अपने लिए नियम कानून बनवाती है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें आ रहा है लोकतंत्र के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत। देखिए शास्त्रीय सिद्धांत ये मानता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जिसमें विवेक होता है, मतलब लॉजिक होता है, रीज़न होता है, और वो अपना उचित अनुचित, है ना, राइट या रॉन्ग समझने की शक्ति रखता है। इसमें शासन का संचालन जनता के द्वारा किया जाता है, और इस शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत बहुमत का शासन, प्रतिनिधित्व, है ना, ये सब विचारों को सम्मिलित किया जाता है। और लोकतंत्र का जो ये शास्त्रीय सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी है, इसके समर्थक जॉन लॉक, जेम्स मिल, जेरेमी बेंथम और जोसेफ शुम्पीटर आते हैं। दूसरे में इसमें आता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए एलीट या विशिष्ट वर्ग जो है ये इसके विचारक जो हैं ये लोकतंत्र को अस्वीकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि लोकतंत्र जो है वो एक तरीके से लोकतंत्र नहीं है और इसको निरर्थक समझते हैं। इसमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें महत्वपूर्ण निर्णय कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसके अनुसार हर समाज में शासन और शासित ये दो तरीके के वर्ग होते हैं, जिसमें शासक वर्ग संगठित लेकिन अल्पमत में होता है, जबकि शासित वर्ग असंगठित लेकिन बहुमत में होता है।
इसीलिए बहुमत पर अल्पमत का शासन चलता है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की बहुत फेमस है इसका, और कई थिंकर्स इसमें आते हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में। तीसरा है इसमें लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत या प्लूरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में अनेक तरीके के समूह हैं। शक्ति और सत्ता के लिए ये समूह प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। राज्य का कार्य इन समूहों के निर्णय को क्रियान्वित करना है। मतलब राज्य का काम ये होगा कि जो भी समूह ये हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करे। तो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत बहुलता जो राज्य में विद्यमान होती है ना, जो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं, उन सभी को समाहित करने की बात करता है प्रजातंत्र में। नेक्स्ट इसमें आता है सहभागिता मूलक लोकतंत्र, जिसका मैं अलग से एक लेक्चर यहाँ बनाऊंगा। देखिए, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों के निर्णय या कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसका मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में साधारण नागरिकों की सहभागिता होनी चाहिए, है ना, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस पर ये बल देता है। अगला सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत, और ये सिद्धांत पूंजीवाद को एक तरीके से लोकतंत्र का शत्रु मानता है, और लोकतंत्र की सार्थकता के लिए समाजवाद को मार्क्सवादी सिद्धांत अनिवार्य समझता है। नेक्स्ट आता है समुदायवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र समुदाय के सदस्यों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। ये बहुमत के बजाय आम सहमति में इसके जो विचारक हैं वो विश्वास करते हैं। और लास्ट है इसमें विमर्शी लोकतंत्र, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। इसके अनुसार लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें नागरिक अधिकार निर्णय के संदर्भ में, है ना, विचार विमर्श करके वो निर्णय लें। मतदान से पूर्व पर्याप्त विचार विमर्श को विमर्शी परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है ना, और ये जो विचार विमर्श हैं इसी को विमर्शी लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत हैं, इन्हें ज़रूर आप लोग नोट करिएगा ना। अगर आधुनिक युग में हम लोग देखें कि लोकतंत्र किस तरीके से है, तो जनरली हम लोग ये पाते हैं कि आजकल के टाइम में सभी राज्य अपने आप को लोकतांत्रिक राज्य घोषित करते हैं। भले ही वो चाइना जैसा कम्युनिस्ट कंट्री हो जहाँ एक पार्टी का शासन है, चाहे वो रशिया हो जहाँ एक पार्टी का शासन है, या ईरान या पाकिस्तान जहाँ इस्लामिक एक तरीके से डेमोक्रेसी है। तो ये सभी राज्य अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो कुल मिला के डेमोक्रेसी इतना वाइड एक कॉन्सेप्ट हो गया है कि जो भी राज्य हैं भले ही वो डेमोक्रेसी को लिटरली या अक्षरशः पालन ना करते हों, लेकिन वो अपने आप को लोकतांत्रिक राज्य बोलते हैं। देखिए, आधुनिक युग में लोकतंत्र एक सर्वसम्मत मतलब पॉपुलर विचारधारा बन चुकी है। दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं जो खुद को दूसरे से अधिक लोकतांत्रिक साबित करने की कोशिश करती रहती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक सुविधाओं को प्रदान करने की भी वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से जनता के लिए, समाज के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि सभी व्यक्ति, सभी राज्य जो हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक घोषित करें। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो व्यक्ति की गरिमा होगी, स्वतंत्रता होगी, अधिकार होंगे, है ना, ये बहुत ज़्यादा राज्य जो है वो अलर्ट रहेंगे, सजग रहेंगे इनको लेकर। तो ये जो आधुनिक अवधारणा है, ये ज़्यादा जो आधुनिक युग में जो लोकतंत्र विकसित हुआ है, ये ज़्यादा समावेशी या इंक्लूसिव नेचर का है। अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती इस बात में है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के विचार होते हैं, और प्रजातंत्र उन अलग अलग तरीके के विचारों को अपने में समाहित करता है, किसी को बाहर नहीं करता। तो डेमोक्रेसी हमेशा इंक्लूसिव होता है, डेमोक्रेसी जो है वो समाहित करने की प्रवृत्ति लिए हुए होता है। और यहाँ जो संस्थाएं बनती हैं डेमोक्रेटिक, है ना, प्रजातांत्रिक जो भी संस्थाएं बनती हैं या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अगर किसी राज्य में बनते हैं, तो ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ में जनता का डेमोक्रेटिक होना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग ये मांग करता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं।
तो उम्मीद है आप ये लेक्चर सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, अच्छे से लिखेंगे और अच्छे नंबरों से आप सभी लोग पास होंगे। थैंक यू वेरी मच।